हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उसका नाम है संसाधन और विकास। तो जैसे आपको याद है पिछली वर्कशीट में भी हमने संसाधनों के बारे में सीखा था और संसाधनों के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखा था, यानी संसाधनों का वर्गीकरण हम किन आधारों पर करते हैं वो हमने सीखा था। अब उससे आगे इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संसाधनों के विकास में आने वाली कुछ जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास का मतलब होता है कि हमारे अपने कार्य करने के तरीकों से या हमारे अपने लालच के कारण धीरे धीरे संसाधनों का ह्रास हो रहा है, यानी संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित करना। यानी कहने का मतलब है कि आपने भी देखा होगा कि आज बहुत सारे संसाधन केवल कुछ लोगों के पास हैं और ज्यादातर लोगों के पास संसाधन उनकी कमी है और इसी के आधार पर समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संसाधन है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम संसाधन है, यानी कि संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। फिर संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। यानी आप देखते हैं ना कि मनुष्य अपने लालच के कारण उसका अंधाधुंध उपयोग करे जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया में एक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही सारे मौसमों का जो एक चक्र है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे आपने देखा है कि गर्मियों में अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है और सर्दियों में क्या होता है कि कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है लेकिन कुछ इलाके सर्दियों में भी सर्द नहीं रहते हैं। फिर ओजोन परत की कमी हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि क्षरण यानी हमारी भूमि संसाधन जो है वो खराब होता जा रहा है। अब इसके बाद सतत विकास क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। सतत विकास आखिर होता क्या है, आपको याद हो तो हमने 8वीं कक्षा में भी इसके बारे में समझा था। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यानी हम अच्छे से जीवन जिए और पूरी दुनिया एक आराम की जिंदगी जिए, शांति की जिंदगी जिए, इसके लिए संसाधनों का समान वितरण बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि बहुत सारे देशों में तो लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि उनके पास किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है और किसी के पास संसाधनों की बहुत कमी है। अब यह जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। जो सतत विकास है वो हमें ये बताता है कि जीवन के सभी रूपों में स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन होना चाहिए। यानी ठीक है, हम भी जानते हैं कि संसाधनों का वितरण असमान है, यानी हर जगह संसाधनों की मात्रा एक जैसी नहीं पाई जाती, लेकिन हम उसका नियोजन करके उसकी प्लानिंग करके तो हम उसको सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यानी जिनके पास संसाधन नहीं है, कमी है, हम उनको भी वो संसाधन दे सकते हैं। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी सतत विकास का मतलब यह भी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना चाहिए और साथ साथ विकास ऐसा होना चाहिए कि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत पूरी हो बल्कि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं ना उनकी ज़रूरतों से भी हम समझौता ना करें, यानी उनको भी कुछ ना कुछ दे के जाएं। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, वो पीढ़ियां हमें गाली देंगी कि हमारी पहली वाली पीढ़ी सब कुछ खत्म करके चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए सतत विकास की ज़रूरत अब पड़ रही है। तो सतत विकास के लिए सबसे जरूरी है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है?
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। यानी हम संसाधनों को सही ढंग से उपयोग कर पाएं, इसके लिए संसाधन नियोजन होना बहुत जरूरी है। यानी संसाधनों को एक योजना बनाकर प्रयोग करना चाहिए। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण ये महत्वपूर्ण है। और भारत जैसे देश में हालांकि संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो असमान रूप से वितरित हैं। तो ऐसे में संसाधन नियोजन की जरूरत तो बहुत अधिक है। कुछ क्षेत्र में कुछ क्षेत्र जो हैं वो एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं, लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। तो हमने देखा भी है कि भारत में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन दूसरे संसाधन वहां पर कमी है। कुछ आत्मनिर्भर हैं, जबकि अन्य के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए जो एक लद्दाख है, आप देखें, अब लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वो सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। यानी वहां पर सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छी है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। देखा आपने, ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संसाधन नियोजन कितना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी कि हर लेवल पर, चाहे वो देश के लेवल पर हो या किसी राज्य के लेवल पर हो या क्षेत्रीय लेवल पर, स्तर पर हो, तो हमें संसाधन नियोजन की जरूरत हमेशा रहती है। संसाधन विकास में हम तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन भी हो। यानी कहने का मतलब है हम जब भी योगदान दे सकते हैं ना संसाधन विकास में, जब हमारे पास उसके लिए उपयुक्त तकनीक भी हो और साथ साथ वो संस्थाएं भी हों जिनके कारण हम ये संसाधन विकास कर पाएं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, जिसका नाम है संसाधन नियोजन के चरण। देखिए, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है। संसाधन नियोजन के चरण बहुत ही आसान है, 3 चरण हैं, यानी 3 स्टेप्स आर देयर। कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा है? देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची बनाना। यानी सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करो कि कौन सा संसाधन कहां पर है, उसकी एक सूची बनाएं। संसाधनों को हम सर्वेक्षण, मानचित्रण, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं और उनकी सूची बना सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप है कि संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे के साथ एक योजना संरचना को विकसित करना। कहने का मतलब ये है कि जब हमें पहचान हो गई कि संसाधन कहाँ कहाँ नहीं है और हमने उसकी एक सूची बना ली, अब उसके बाद हमारे पास उपयुक्त टेक्निक भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, ताकि हम एक योजना बना सकें कि इन संसाधनों को किस प्रकार यूज करना है। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना। यानी कि जो हमने राष्ट्र विकास की योजनाएं बनाई हैं और जो संसाधन के पर्टिकुलर संसाधन विकास की योजना बनाई है, उन दोनों को आपस में समन्वित करना या उनका मिलान करना, ताकि हम अच्छे से संसाधनों का नियोजन करके उन्हें प्रयोग कर पाएं। फिर संसाधनों का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब हम अंधाधुंध किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें संसाधनों का संरक्षण यानी उनका बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में और एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए भी संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। आपको पता है, गांधी जी ने कहा था हर किसी की जरूरत के लिए जो क्या है कि संसाधन जो है वो हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इससे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। और देखिए, उनका जो कहना था, वो कहते थे कि भाई जो संसाधन है पृथ्वी पर मौजूद वो हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। अगर कोई लालच कर रहा है और यूज कर रहा है तो उतने संसाधन हमारे पास नहीं है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्नोत्तर की। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है।
यह लंबे समय में कैसे फायदेमंद है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कहने का मतलब वह विकास जो वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन उसके लिए भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों से कोई समझौता नहीं कर रहा। यानी कहने का मतलब है कि उनकी जरूरतों को खत्म करके अपनी वर्तमान की जरूरतें पूरा नहीं करना। ठीक है, तो इसी को ही हम सतत विकास कहते हैं, यानी अपनी जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी हों। लंबे समय में यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे ना केवल वर्तमान की जरूरतें पूरी होती बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी होती हैं। तो अब दूसरा प्रश्न, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी वे अविकसित हैं, क्या कारण हो सकता है? इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है? देखिए प्रश्न भी बड़ा है इसलिए उत्तर भी बड़ा है। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैंने टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से उस लिंक से मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए किसी वीडियो का यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े इसके लिए, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी वे अविकसित हैं क्योंकि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी होती है। अब आपको समझ में आए कि वो बहुत समृद्ध हैं लेकिन अविकसित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में तो समृद्ध है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की वहां पर कमी है। फिर दूसरा पार्ट जो है, संसाधन नियोजन के द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां संसाधनों की कमी होती है और फिर उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल के द्वारा इस समस्या को हल किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है ना कि किसी के लालच के लिए। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, संसाधन हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है ना कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था? क्या आप इसे समझने के लिए, इसे समझाने के लिए वास्तविक जीवन से एक उदाहरण दे सकते हैं? तो देखिए, गांधी जी के इस कथन का यह मतलब था कि पृथ्वी पर सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु यदि मनुष्य इसका अंधाधुंध उपयोग करता जाए तो ये पर्याप्त संसाधन भी अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी ये भी कम पड़ जाएंगे। जैसे भारत में वन बहुत अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनसे मिलने वाली लकड़ी हर किसी की जरूरत को पूरा कर सकती है, परंतु दिन प्रतिदिन मनुष्य अपने लालच के कारण इन्हें समाप्त करता जा रहा है और जिनसे हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप समझे कि इस तरीके से हमें संसाधनों को बचा के रखना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। लाइक कम से कम 1000 तो होने ही चाहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिए। और याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।